नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास जहाज नंबर 302। जहाज नंबर 302। फोन की बेल बजते ही देवराज चौहान ने रिसीवर उठाया। हेलो, देवराज चौहान। दूसरी तरफ महादेव था। पहचाना मुझे? महादेव? हाँ, सुनो, मुझे तुमसे ज़रूरी काम है। बोलो, कहाँ मिलते हो? महादेव की आवाज़ कानों में पड़ी। तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम इलाज करवा। वो बीमारी ठीक नहीं होने वाली। डॉक्टर खामखा तसल्ली देते रहते हैं। मैं जानता हूँ, कभी भी लुढ़क सकता हूँ। वैसे भी बहुत जी लिया। छोड़ो इन बातों को। कहाँ मिल रहे हो? तुम बोलो। माहिम रेलवे स्टेशन के बाहर मिलो। जल्दी आना। महादेव की आवाज़ में बेचैनी आ गई थी। देवराज चौहान के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। खास बात है? हाँ, यूँ समझो कि जान का खतरा सिर पर है। मैं पहुंच रहा हूँ, कहने के साथ ही देवराज चौहान ने रिसीवर रखा और जगमोहन को पुकारा। जगमोहन? बंगले के एक कमरे से जगमोहन निकलकर पास आ पहुंचा। महादेव के फोन के बारे में बताकर देवराज चौहान बोला, मैं माहिम जा रहा हूँ। थापर से तुम अकेले ही मिलाओ। वक्त मिला तो मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। कहो तो मैं भी साथ चलूं? थापर से बाद में। थापर कई दिनों से याद आ रहा है। खुद तो वो थापर समूह को जमाने में लगा हुआ है, इसलिए उसे जाने का वक्त नहीं मिल रहा। तुम आज उसके पास हो ही आओ, देवराज चौहान ने कहा। थापर, जो मादक पदार्थों का किंग था कभी, अब देवराज चौहान के कहने पर मादक पदार्थों का धंधा छोड़कर उद्योगपति बनता जा रहा था। शहर के इज्जतदार लोगों में उसकी गिनती होने लगी थी। ठीक है, जगमोहन ने कहा, मैं थापर से मिलकर आता हूँ। अगले ही मिनट देवराज चौहान कार पर माहिम रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ा जा रहा था। माहिम रेलवे स्टेशन के सामने सड़क पार मौजूद पार्किंग में देवराज चौहान ने कार पार्क की और सड़क पार करता हुआ रेलवे स्टेशन के बाहरी गेट के पास आ पहुंचा और सिगरेट सुलगाते हुए महादेव की तलाश में इधर उधर निगाहें दौड़ाने लगा। मिनट भर ही बीता होगा कि देवराज चौहान की निगाहें महादेव पर ठहर गई, जो इसी तरफ बढ़ा आ रहा था, परंतु अभी दूर था। देखने पर एक बारगी तो वह पहचानने में नहीं आ रहा था। सिर के बाल और दाढ़ी के बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। कमजोर इस हद तक हो गया था कि बदन पर पड़े कपड़े झूलकर नीचे लटकते महसूस हो रहे थे। गाल पिचक से गए थे। देखने पर स्पष्ट तौर पर लग रहा था कि पैसे की तरफ से उसका हाथ तंग है, जबकि देवराज चौहान ने इलाज कराने के नाम पर उसे लाखों रुपया दिया था। वह समझ गया कि महादेव की बीमारी बढ़ती जा रही है। उसी की वजह से उसका शरीर ढल रहा है। महादेव पास पहुंचा। देवराज चौहान ने स्पष्ट महसूस किया कि उसके चेहरे पर घबराहट और आंखों में बेचैनी है। तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? डॉक्टर क्या कहते? ये बात बाद में, पहले वो बात करूंगा जिसके लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है, महादेव ने जल्दी से कहा। बात करने के लिए तुम बंगले पर भी आ सकते थे। देवराज चौहान ने उसे गहरी निगाहों से देखा। नहीं, हालात ऐसे हैं कि मेरा खुले में रहना ठीक नहीं। जान का खतरा है। कल रात से भागा फिर रहा हूँ। अचानक तुम्हारा ध्यान आते ही लगा जैसे सिर से बोझ उतर गया हो। मैंने एकदम तुम्हें फोन मारा। कहने के साथ ही महादेव की निगाहें इधर उधर दौड़ी। बात क्या है? बात? उसी पल देवराज चौहान के देखते ही देखते महादेव के चेहरे के भाव बदले। मुंह खुला का खुला रह गया। आंखें फटकर चौड़ी हो गई। वो गिरने को हुआ कि देवराज चौहान ने उसे फौरन संभाला। महादेव, महादेव! महादेव का पूरा बोझ देवराज चौहान पर पड़ चुका था। दूसरे ही क्षण देवराज चौहान को दाएं हाथ में चिपचिपाहट सी महसूस हुई। उसने देखा, हथेली खून से सन चुकी थी। महादेव की कमर में साइलेंसर लगी रिवॉल्वर से गोली मारी गई थी, जो कि पेट से बाहर निकल गई थी। देवराज चौहान ने फौरन महादेव को चेक किया। अभी जान बाकी थी उसमें। देवराज चौहान के दांत भिज गए। चेहरा गुस्से से धधक उठा। उसने फौरन सिर घुमाकर रेलवे स्टेशन की तरफ देखा। गोली उसी तरफ से चलाई गई थी। वहां लोग मौजूद थे। कईयों की निगाह उन पर पड़ चुकी थी और वो हैरानी से ठिठक कर नजारा देख रहे थे। किसने मारी गोली? देवराज चौहान गुस्से भरे स्वर में चिल्लाया। जवाब कौन देता? तुम फिक्र मत करो महादेव, मैं तुम्हें। देवराज, मेरी छोड़ो।
मैं तो वैसे भी गिनती के दिन जी रहा था, 2 दिन पहले क्या और बाद में क्या। नहीं महादेव, मैं। वक्त बर्बाद मत करो, मेरी सुनो। महादेव की आवाज़ मध्यम पड़ती जा रही थी। मैं? मुझे इतना बता दो, गोली मारने वाले लोग कौन हैं? देवराज चौहान ने पीछे स्वर में कहा। महादेव की आंखें बंद हो चुकी थी। महादेव, महादेव! देवराज चौहान ने उसे जोरों से हिलाया। मुझे मुझे नीचे लिटा दो। महादेव के होठों से फुसफुसाती आवाज निकली। होठ भींचे देवराज चौहान ने उसे नीचे लिटाया। महादेव की बंद पलकों में कंपन हुआ। उसने आंखें खोली, देवराज चौहान को देखा। कुछ तो बोलो महादेव। देवराज चौहान से सहा नहीं जा रहा था इस तरह महादेव को मरते देखना। महादेव के होठ हिले। देवराज चौहान ने अपने होठ और भी सख्ती के साथ भींच लिए। 302। महादेव के होठ जरा से खुले, मध्यम सी आवाज निकली और इसके साथ ही उसकी सांसें रुक गई। महादेव, क्या 302? मैं समझा नहीं। तुम? देवराज चौहान के पीछे होठों से निकला, लेकिन अगले ही पल समझ गया कि महादेव अब नहीं रहा, वो मर चुका है। देवराज चौहान के चेहरे पर पत्थर की कठोरता जैसे भाव आ गए। उसने आसपास निगाहें दौड़ाई। भीड़ बढ़ती जा रही थी। महादेव के शरीर को इसी तरह छोड़कर जाना उसके लिए मजबूरी बन गई थी। पुलिस अब किसी भी वक्त आ सकती थी और उसके देवराज चौहान होने की पहचान होते ही सिर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता था। महादेव की खुली आंखों को देवराज चौहान ने बंद किया और उठ खड़ा हुआ। भीड़ की तरफ निगाह मारी। वह जानता था कि महादेव की जान लेने वाला इसी भीड़ में मौजूद है, परंतु पहचाना नहीं जा सकता। चेहरे पर कठोरता समेटे देवराज चौहान तेज कदमों से सड़क की तरफ बढ़ गया, जिसके पार्किंग में उसकी कार खड़ी थी। किसी ने भी उसे रोकने की चेष्टा नहीं की। देवराज चौहान के मस्तिष्क में इस वक्त सिर्फ 2 ही बातें थीं, उसकी बाहों में महादेव की मौत और 302। क्या कहना चाहता था महादेव? जगमोहन ने जब बंगले में प्रवेश किया तो देवराज चौहान को सोफे पर बैठा पाया। दोनों टांगे सामने मौजूद सेंटर टेबल पर रखी हुई थी। उंगलियों में फंसी सिगरेट से वह कश ले रहा था। जगमोहन ने एक ही नज़र में पहचाना कि देवराज चौहान गुस्से से चल रहा है। जगमोहन मन ही मन सतर्क हुआ और करीब पहुंचा। थापर से मिले? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ। जगमोहन ने गहरी निगाहों से उसे देखा। क्या बात है, गुस्से में हो? जगमोहन को देखते देवराज चौहान ने कश लिया। महादेव को गोली मारकर उसकी जान ले ली गई। क्या कह रहे हो? जगमोहन चिंऊक उठा। महादेव मेरे से बात कर रहा था जब उसे गोली मारी गई। मेरी बाहों में उसने दम तोड़ा। वहां भीड़ थी। गोली मारने वालों को मैं नहीं देख पाया। देवराज चौहान के दांत भिज गए। वो मर गया। मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि वहां पुलिस कभी भी आ सकती थी। उसके शरीर को छोड़कर आना पड़ा। जगमोहन की हालत अजीब सी हो रही थी। महादेव का मरना उसे हजम नहीं हो रहा था। यह सब हुआ कैसे? महादेव जब मुझसे मिला तो पहले ही वह कुछ डरा हुआ था। बोला, कल रात से मैं उन लोगों से बचता फिर रहा हूँ। मेरा ध्यान ही उसे सुबह आया कि किन लोगों से बचता फिर रहा था। जगमोहन के चेहरे पर कठोरता उभरी। वो बता नहीं पाया। उसे कुछ भी कहने का मौका नहीं मिला और मारा गया। ओह! मरने से ठीक पहले उसने सिर्फ 302 कहा। शायद तब वो असल मामला बताने जा रहा था, परंतु सांसों ने साथ नहीं दिया। वो कुछ भी बता नहीं पाया। देवराज चौहान और जगमोहन एक दूसरे को देखने लगे। 302 का क्या मतलब? जगमोहन के माथे पर बल पड़े थे। कह नहीं सकता, लेकिन यह किसी चीज का नंबर है जिसके बारे में महादेव कुछ जान गया था और उसे मारने वाले लोग नहीं चाहते थे कि कोई 302 के बारे में जाने। यही वजह रही कि वो महादेव के पीछे पड़ गए और अंत में वो उसकी जान लेकर ही रहे। तब मेरे बस में कुछ नहीं था। मैं उसे नहीं बचा सका। कहते कहते देवराज चौहान के चेहरे पर खतरनाक भाव नजर आने लगे थे। यानी कि महादेव जिस मामले के बारे में बताना चाहता था वे उसकी मौत के साथ ही खत्म हो गया। जगमोहन बोला। महादेव की जान अवश्य चली गई। देवराज चौहान की आवाज में सुलझन थी। लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ, वो तो अब शुरू हुआ है। जगमोहन की निगाह देवराज चौहान के कठोर चेहरे पर जा टिकी। मैं समझा नहीं। 302 क्या है? किस चीज का नंबर है?
मुझे इस बात से कोई वास्ता नहीं, लेकिन जो लोग 302 के बारे में जानते हैं, इससे वास्ता रखते हैं, वो ही महादेव के हत्यारे हैं और महादेव की हत्या मेरी बाहों में हुई है। ऐसे में मेरा फर्ज बनता है कि मैं महादेव के हत्यारे को सजा दूं और महादेव के हत्यारे तक तभी पहुंच सकता हूं जब 302 नंबर की हकीकत के बारे में जानूं, क्योंकि हत्यारे का संबंध 302 नंबर से है। जगमोहन ने सहमति से सिर हिलाया। चेहरे पर गंभीरता थी। 302 नंबर के बारे में कैसे मालूम किया जाए? शुरुआत महादेव से ही होगी। देवराज चौहान ने दांत भींचकर कहा, मेरा अभी खुले में जाना ठीक नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों ने महादेव को मेरी बाहों में दम तोड़ते देखा है और उसके मरने के बाद मैं वहां से चला आया। मुझे देखने वालों ने पुलिस को मेरा हुलिया बताया होगा। ताज़ा ताज़ा हुलिया सुने पुलिस वाले मुझे देखकर पहचान सकते हैं और मैं बेवजह वाले पुलिस के झंझट से दूर रहना चाहता हूँ। जगमोहन देवराज चौहान को देखता रहा। महादेव ने कहा था कि वो बीती रात से जान बचाता फिर रहा है। हाँ, तो मालूम करो महादेव किन किन लोगों में बैठता था, किन से मिलता था और इन दिनों क्या कर रहा था। खास तौर से यह मालूम करो कि कल रात वो कहाँ था। देवराज चौहान ने पीछे स्वर में कहा। जगमोहन ने समझाने वाले ढंग से सिर हिलाया। कहाँ से शुरुआत करोगे? महादेव के घर के आसपास से ही। इस बारे में पहली खबर तो वहीं से मिलेगी। जगमोहन ने कहा। अगर महादेव के घर पुलिस पहुंच चुकी हो तो अभी पूछताछ मत करना, देवराज चौहान बोला। जगमोहन बंगले से बाहर निकल गया। देवराज चौहान उठा और बेचैनी से वहां टहलने लगा। महादेव की मौत को वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। खास वजह यह थी कि उसके सामने महादेव को गोली मारी गई, उसकी बाहों में वो मरा। तभी फोन की बेल बजी। देवराज चौहान ने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ सोहनलाल था। महादेव के बारे में सुना? सोहनलाल की आवाज कानों में पड़ी। किसी ने माहिम रेलवे स्टेशन के बाहर उसे गोली मार दी। वो मर गया है। ये 1-2 घंटे पहले की बात है। देवराज चौहान के चेहरे पर कठोरता आ गई। उसके मरने के बारे में तुम्हें किसने बताया? अभी 10 मिनट पहले किसी ने बताया था। सोहनलाल की आवाज आई। कल वो मुझे मिला था। कौन? महादेव? हाँ। देवराज चौहान मन ही मन सतर्क हुआ। कहाँ? चैम्बूर में। वहाँ। उसके साथ क्या बात हुई? देवराज चौहान ने उसकी बात काटकर पूछा। बात हो ही नहीं पाई। सड़क पर ही आमना सामना हुआ। उसने मुझे कोई भाव नहीं दिया, मेरी तरफ देखकर सिर्फ मुस्कुराया था। मैं समझ गया वो किसी फेर में है, क्योंकि तब उसके साथ कोई खूबसूरत युवती थी। मैंने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो अपने रास्ते लग गया और मैं अपने रास्ते। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ चुकी थी। ये कितने बजे की बात है? दोपहर का वक्त होगा, 1, 2, 3 के बीच का। तुम क्यों पूछ रहे हो? इस वक्त क्या कर रहे हो? देवराज चौहान ने कहा। खास कुछ नहीं। मेरे पास आओ, कुछ बात करनी है। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने रिसीवर रख दिया। समझे? देवराज चौहान की कठोर निगाह सोहनलाल के चेहरे पर थी। महादेव ने मेरी ही बाहों में दम तोड़ा था। सोहनलाल सब कुछ जान चुका था। चेहरे पर गंभीरता लिए उसने गोली वाली सिगरेट निकाली और सुलगा कर कस लिया। निगाहें देवराज चौहान पर जा टिकी। महादेव के मरने का वास्तव में अफसोस हुआ, क्योंकि वो अच्छा बंदा था, कई बार हमारे साथ काम कर चुका था। तुमने उस युवती को अच्छी तरह देखा था जिसके साथ कल महादेव था? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, बहुत अच्छी तरह देखा था, क्योंकि उसका और महादेव का कोई मेल ही नहीं था। वो खूबसूरत थी, जबकि महादेव उसके साथ चलता बेहद गरीब इंसान लग रहा था। वो लड़की पैसे वाली लग रही थी। मेरे ख्याल से महादेव नोटों के फेर में ही उसके साथ लगा होगा। सोहनलाल बोला। तुम्हारा मतलब कि युवती का कोई काम करके महादेव उससे नोट वसूलना चाहता होगा? हाँ। मैं नहीं मानता। क्यों? महादेव को मुद्दत बाद आज मैंने ही देखा है। वो बहुत कमजोर हो चुका है। इस काबिल नजर नहीं आया कि वो कोई काम कर सके या फिर कोई उसे काम करने को कहे। काम कराने वाले को उससे बढ़िया सेहत वाले और फुर्तीले लोग मिल सकते हैं, तो वह युवती मेरे ख्याल में महादेव से कोई काम नहीं कराएगी। मैं समझा नहीं कि तुम कहना क्या चाहते हो। यही कि किसी खास वजह के तहत महादेव उस युवती के साथ था। देवराज चौहान ने शब्दों पर जोर देकर कहा। सोहनलाल होठ सिकोड़े
कई पलों तक सोच भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखता रहा। मेरे ख्याल में उसी वजह के कारण ही महादेव की जान गई। और वो वजह क्या थी? सोहन लाल ने पूछा। अभी इस बारे में कुछ नहीं पता कि महादेव क्या कर रहा था। देवराज चौहान के होठ भींच गए। लेकिन यह तो पक्के तौर पर तय है कि महादेव किसी बड़े मामले में हाथ दे बैठा था, और उस मामले का ताल्लुक किसी ऐसी चीज से था जो 302 नंबर से वास्ता रखती है, क्योंकि मरते वक्त उसके मुंह से आखिरी शब्द यही निकले थे, 302। यह 302 क्या हो सकता है? मैंने तुम्हें 2 बातों के लिए बुलाया है, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। क्या? एक तो यह कि कल महादेव के साथ वो युवती कौन थी। अगर उसके बारे में मालूम हो जाए तो काफी हद तक मामला खुलकर सामने आ सकता है, देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। यह काम इतना आसान नहीं, सोहन लाल ने होठ सिकोड़कर कहा। क्यों? यह ठीक है कि मैं उस युवती को देखते ही पहचान लूंगा, लेकिन वो मिलेगी कहाँ? मुंबई जैसे शहर में अपनी बीवी खो जाए तो उसे नहीं ढूंढा जा सकता। वो तो मेरे लिए बिल्कुल अनजान युवती थी, वो नहीं मिलने वाली। उस युवती तक एक ही रास्ते से पहुंच सकते हो। कैसा रास्ता? महादेव के बारे में जानना शुरू करो कि इन दिनों वो किस काम में था। ऐसे में हो सकता है कि वो युवती कहीं नजर आ जाए। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करो कि 302 का क्या मतलब है। यह कौन सा नंबर है? 302 कहकर महादेव क्या बताना चाहता था? सोहन लाल ने सोच भरे अंदाज में सिर हिलाया। कोशिश करता हूँ। मुझे महादेव के हत्यारे के अलावा और किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं है, और 302 के बारे में जाने बिना महादेव के हत्यारे तक नहीं पहुंचा जा सकता, देवराज चौहान ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा, और उठकर वहां से सामने नजर आ रहे कमरे की तरफ बढ़ गया। जब वापस आया तो हाथ में अखबार का छोटा सा पैकेट था। ये 50,000 रुपये हैं, भाग दौड़ में खर्चे के लिए। खत्म हो जाए तो और ले लेना। इसकी क्या जरूरत थी? कहते हुए सोहन लाल ने पैकेट थामा और विदा लेकर बाहर निकल गया। देवराज चौहान सोच भरे अंदाज में कई पलों तक खड़ा रहा। फिर मन ही मन तय किया कि पहचाने जाने की सोचकर बैठे रहना ठीक नहीं, महादेव के बारे में उसे भी छानबीन करनी चाहिए। इस सोच के साथ ही बाहर निकला और पोर्च में खड़ी कार बाहर निकालता चला गया। 10 मिनट बाद देवराज चौहान की कार भीड़ वाली सड़क से गुजर रही थी। तभी देवराज चौहान को महसूस हुआ कि उसके कान के पास से अंगारा गर्म हवा देता निकला है। दूसरे ही क्षण वो अंगारा विंडशील्ड में छेद बनाता हुआ बाहर कहीं खो गया। गोली की आवाज नहीं गूंजी थी, वो साइलेंसर लगी रिवॉल्वर से फायर था। उसका निशाना लिया गया था। स्टीयरिंग विंडो से गोली ने भीतर प्रवेश किया। खिड़की का शीशा पहले से ही नीचे था। देवराज चौहान चौंका, सतर्क हुआ, गर्दन फौरन घूमी, और तब तक रिवॉल्वर निकलकर हाथ में आ चुकी थी। एक हाथ स्टीयरिंग पर था। दाईं तरफ वो काली कार थी। उसमें 5 आदमी ठुसे हुए ढंग से बैठे हुए थे। देवराज चौहान को अपनी तरफ देखते पाकर उनमें से 2 ने उसे रिवॉल्वरों की झलक दिखाई। देवराज चौहान समझ गया कि रिवॉल्वरें उन 2 के ही नहीं, अन्यों के पास भी होनी चाहिए, क्योंकि उनके चेहरों से ये जाहिर हो रहा था कि मरना मारना उनका काम है। लेकिन ये लोग हैं कौन? उसकी जान क्यों लेना चाहते हैं? गोली चलाने वाले का निशाना बढ़िया था। मामूली सा ही फर्क रह गया था उसका सिर उड़ने में। देवराज चौहान ने उन चेहरों को पहले कभी नहीं देखा था। देवराज चौहान ने फौरन हिसाब लगाया कि अपनी रिवॉल्वर का इस्तेमाल इन लोगों पर करता है तो खास फायदा नहीं होने वाला। 2-3 को खत्म भी कर देता तो चौथा पांचवा तब तक उसका निशाना ले चुका होगा। ड्राइवर के अलावा चारों की खूनी निगाहें उस पर थी। अगले ही पल देवराज चौहान ने महसूस किया कि अब वो उसका निशाना नहीं ले रहे। देवराज चौहान ने अपना ध्यान ड्राइविंग पर लगा दिया, रिवॉल्वर गोदी में रख ली। इसके साथ ही चेहरे पर कठोरता लिए उनकी हरकतों पर भी निगाह रख रहा था। वो कार उसकी कार के बराबर आने की कोशिश कर रही थी। जाहिर था कि कोई और बात थी। दूसरी गोली उस पर चलानी होती तो अब तक चल चुकी होती। देवराज चौहान ने कार की स्पीड कम की, उस कार को बगल से पास आने दिया। देवराज चौहान ने तसल्ली से काली कार में बैठे उन 5 चेहरों को देखा। अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो आगे जाकर खाली जगह मिलते ही कार रोको, तुमसे बात करनी है। अगर हमारी बात नहीं मानी
तो इस बार गोली तुम्हारे सिर पर लगेगी, उस कार में से एक ने चिल्लाकर कहा। देवराज चौहान ने शब्दों को सुना और खामोशी से सिर हिला दिया। ट्रैफिक में कारें आगे बढ़ती रही। काली कार अब ठीक उसके पीछे हो गई थी। बैक मिरर से देवराज चौहान काली कार पर निगाह रखे था, नजरें सामने भी रखी। वह इन लोगों के बारे में जानना चाहता था, परंतु उससे भी ज़्यादा ज़रूरी था इन लोगों से पीछा छुड़ाना। इस वक्त इनका मुकाबला करना ठीक नहीं था। तभी आगे लाल बत्ती आ गई। देवराज चौहान ने कार धीमी की। आसपास के अन्य वाहन भी धीमे होने लगे। इसी दौरान उसके और काली कार के बीच एक अन्य कार आ गई थी। इससे बढ़िया मौका फिर नहीं मिलना था। देवराज चौहान की कार सबसे आगे थी, लाल बत्ती पर। सामने अन्य साइड का ट्रैफिक गुजर रहा था। किसी बात की परवाह न करते हुए देवराज चौहान ने दांत भींचकर कार आगे बढ़ा दी। सामने से गुजरते ट्रैफिक में से किसी प्रकार निकाल ले गया। कई वाहनों को उसकी वजह से ब्रेक लगाने पड़े। देवराज चौहान कार को भगाता ले गया। काली कार उसके पीछे नहीं आ सकती थी, क्योंकि उसके आगे दूसरी कार खड़ी थी। लाल बत्ती को पार कर आगे जाकर देवराज चौहान ने रास्ता बदल लिया, ताकि काली कार फिर उसे ना पा सके। विंडशील्ड टूट चुकी थी। गोली का छेद नजर आ रहा था। उसके आसपास क्रैक था। शीशा फौरन बदलवा लेना जरूरी था। कोई भी देखकर समझ सकता था कि शीशे में वो गोली का छेद है। देवराज चौहान ने गोदी में पड़ी रिवॉल्वर उठाकर दस्ते से विंडशील्ड का शीशा तोड़ा। गोली का निशान अब गायब हो गया। रिवॉल्वर को वापस जेब में रखा और बैक मिरर में देखा। पीछे अब कोई भी काली कार नजर नहीं आ रही थी। देवराज चौहान के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि वो काली कार वाले कौन थे, क्यों उसकी जान लेना चाहते थे, जबकि इन दिनों वह कोई काम नहीं कर रहा था। आज के दिन में यह दूसरी खास बात थी। पहले उसके सामने महादेव को गोली मारकर खत्म कर दिया गया और अब उसके साथ भी कुछ ऐसा ही करने जा रहे थे। मतलब कि यह मामला महादेव से वास्ता रखता हो सकता है। लेकिन उन लोगों ने कहां से तलाश किया, कहां पहचाना? इसका जवाब देवराज चौहान के पास एक ही था। महादेव की लाश को जब छोड़कर माहिम रेलवे स्टेशन से निकला तो महादेव के हत्यारे ने उसका पीछा करके बंगले के बारे में जाना, और अब जब वो बाहर निकला तो महादेव का हत्यारा और उसके साथी पीछे लग गए। क्यों? वो लोग सोच रहे हैं कि महादेव मरने से पहले वो बात उसे बता गया जिसे छिपाने के लिए उन्होंने महादेव की हत्या की, इसलिए उसे भी खत्म करना चाहते हैं। मतलब कि वो लोग फिर मिलेंगे, क्योंकि वो उसके बंगले से वाकिफ हो चुके थे। उसे सावधान रहना होगा, कहीं भी वे उसे निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। देवराज चौहान के लिए इसमें फायदे की बात ये थी कि वो लोग उसके पास करीब ही रहेंगे जिनके बारे में वो जानना चाहता है। ऐसे में वो लोग कभी तो उसके हत्थे चढ़ेंगे। कार का शीशा नया लगवाकर रास्ते भर में सावधान रहकर वापस बंगले पर जा पहुंचा। बंगले के आसपास तो ऐसा कोई नजर नहीं आया कि शक हो, जो निगरानी कर रहा हो। कार को पोर्च में छोड़कर जब उसने बंगले के हॉल में प्रवेश किया, फोन की घंटी को बजते पाया। हेलो, देवराज चौहान ने रिसीवर उठाया। चालाकी से भागकर बच निकले? उसके कानों में शांत सपाट स्वर पड़ा। देवराज चौहान चौंका, माथे पर बल उभरे। क्या मतलब? इतने भोले तो नहीं कि मतलब ना समझ सको। वही स्वर, वही अंदाज। वैसे मैं काली कार की बात कर रहा हूं। तुम थे उसमें? देवराज चौहान की आवाज में किसी तरह का भाव नहीं था। नहीं, मेरे आदमी थे। तुम कौन हो? ये फालतू का सवाल है। तो काम का सवाल क्या है? देवराज चौहान के होठ भींच गए। महादेव ने मरने से पहले तुम्हें क्या बताया? शांत ठंडा स्वर कानों में पड़ा। देवराज चौहान के चेहरे पर खतरनाक भाव उभर आए। तुमने महादेव को गोली मारी थी? देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। मैंने मारी या मेरे आदमियों ने, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। तुम्हारे कहने पर उसे गोली मारी गई। देवराज चौहान पूर्वता लहजे में बोला। हाँ, और मेरे कहने पर अब तुम्हें गोली मारी जाएगी। मेरे सवालों का जवाब दे दो तो शायद बच जाओ। देवराज चौहान के चेहरे पर जलजले के भाव उभरे, परंतु स्वर पर काबू ही रखा। क्या जानना चाहते हो? देवराज चौहान मालूम करना चाहता था कि वो क्या पूछना चाहता है। महादेव तुम्हारा क्या लगता था? दोस्त। उसने तुम्हें माहिम रेलवे स्टेशन पर मिलने के लिए बुलाया? हाँ,
और वहाँ मरने से पहले उसने तुम्हें क्या बताया? सब कुछ। देवराज चौहान का दिमाग तेजी से चल रहा था। क्या सब कुछ? इस बार शांत सपाट आवाज में कठोरता आ गई थी। सब कुछ में सब कुछ आता है। देवराज चौहान का स्वर तीखा हो गया। उस सब कुछ का कुछ बताओ। 302। देवराज चौहान ने अंधेरे में तीर छोड़ा। ओह! शांत सपाट आवाज में खतरनाक भाव आ गए थे। जिस बात का डर था वही हुआ। मरते मरते वो बता गया तुम्हें सब कुछ। हमने इसलिए मुंह बंद किया उसका कि वो कुछ बोल ना सके। अब तुम क्या चाहते हो? 302 के बारे में जानने के बाद? तीर निशाने पर लग चुका था। मैंने क्या करना है? तुम इतने सीधे नहीं हो। यह तभी मालूम हो गया जब तुम मेरे आदमियों की निगाहों से ओझल हो गए। वैसे भी महादेव के दोस्त हो तो महादेव वाले गुण तो तुम में होंगे ही, लेकिन मैं तुम्हें जीने का मौका देना चाहता हूँ। जीने का मौका? देवराज चौहान के दांत भिज गए। हाँ, महादेव अपनी बेवकूफ़ी की वजहों से मारा गया। तुम मुझे समझदार लगते हो। अपनी समझदारी का सबूत देने के लिए मुझे क्या करना होगा? देवराज चौहान की आवाज़ में कड़वापन आ गया। इस सारे मामले को भूल जाओ। 302 को तो हमेशा के लिए भूल जाओ, वरना तुम्हारी हालत महादेव जैसी ही होगी। कह लिया? देवराज चौहान के होठों से गुर्राहट निकली। हाँ, अब कान खोलकर सुनो, तुम जो भी हो। देवराज चौहान ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा। मैंने जो करना है वो करूँगा। तुम मुझे रोक नहीं सकते। बहुत जल्द मैं तुम तक पहुँचने वाला हूँ। अपनी सुरक्षा का बढ़िया से बढ़िया इंतज़ाम कर लो, ताकि मरते वक्त तुम्हें ये मलाल न रहे कि अपने बचाव में कुछ कर ना सके। मतलब कि तुम्हें मौत का खौफ नहीं? कानों में पड़ने वाली आवाज़ में हिंसक भाव आ गए थे। उसी खौफ की तस्वीर तुम्हें दिखा रहा हूँ, जिसे ठीक से तुम समझ नहीं पा रहे। रही बात 302 की, तो यह आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है। मौत का इंतज़ार करो अब। इसके साथ ही दूसरी तरफ से लाइन काट दी गई। देवराज चौहान ने रिसीवर रखा। चेहरा कठोर हुआ पड़ा था। देवराज चौहान जानता था कि ये जो भी है अब हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि उसके मुंह से 302 सुनकर वो बुरी तरह बौखला गया है और वो नहीं चाहता कि 302 के बारे में कोई जाने। क्या है ये 302? देवराज चौहान को लगने लगा जैसे इस 302 के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो गया है। बहरहाल अब सावधानी की ज़रूरत है। उसे खत्म करने की भरसक चेष्टा की जाएगी और उसे बचना होगा। जगमोहन जब महादेव के एक कमरे वाले घर पर पहुंचा तो दरवाज़ा बंद पाया। बाहर ताला लगा हुआ था। स्पष्ट था कि अभी पुलिस महादेव की लाश की शिनाख्त नहीं कर पाई, वरना पूछताछ के लिए पुलिस अब तक यहाँ पहुंची होती। ताले पर अपना ताला भी ठोक गई होती। जगमोहन ने आसपास देखा। गली में 2 दरवाजों को छोड़कर तीसरा दरवाजा खुला नजर आया तो जगमोहन वहां जा पहुंचा। खुले दरवाजे को थपथपाया तो 20 बरस का लड़का सामने आया। किससे मिलना है? लड़के के बोलने का ढंग ही शायद अक्खड़ था। मैं उस कमरे वाले से मिलने आया था। जगमोहन ने हाथ से इशारा किया। महादेव नाम है उसका। वहां ताला लगा हुआ है। तुम बता सकते हो वह कहाँ मिलेगा या कब गया था? लड़के के चेहरे पर उखड़ेपन के भाव गहरे हो गए। बुढ़ापे में मजे ले रहा है। क्या मतलब? बीते 3-4 दिनों से साला खूबसूरत छोकरी को साथ रखे हुए है। दोनों कमरे में जाते ही दरवाजा भीतर से बंद कर लेते हैं। जान तो है नहीं, मालूम नहीं उसके साथ क्या अचार डालता होगा। तुम इतने नाराज क्यों हो रहे हो? जगमोहन ने गहरी निगाहों से देखा। कल दोपहर को उसके साथ झगड़ा हो गया था मेरा। उसने उसी ढंग से कहा। क्यों? छोकरी के साथ घर से निकल रहा था तो थोड़ा सा मजाक कर लिया छोकरी से। बस वो साला महादेव उबल पड़ा जैसे नया नया जवान हुआ हो। लोगों ने बचा लिया, वरना बहुत मार खाता मेरे हाथों। जगमोहन ने समझने वाले ढंग से सिर हिलाया। 3-4 दिन से महादेव उस लड़की के साथ था? हाँ, लड़का व्यंग से बोला। हद होती है मेरी मिलाप की। मेरे जैसे के साथ होती तो देखने में तकलीफ नहीं होती। बात तो तुम्हारी सही है, जगमोहन ने फौरन कहा। उस युवती का हुलिया बताना। हुलिया क्या होता है? वो तो बला की खूबसूरत थी, लड़का अजीब से स्वर में कह उठा। लंबी थी? जगमोहन ने उसे ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाला। ठीक थी। क्या पहनती थी? कमीज सलवार, लंबे सिल्की बाल,
कंधों तक आकर लहराते रहते थे। छरहरा बदन, जब मुस्कुराती तो गालों में गड्ढे पड़ जाते। कानों में टॉप्स डाले रखती थी, गले में सोने की चेन, ऊंची एड़ी के सैंडल पहनती थी, लेकिन बहुत सादे ढंग से चलती थी। उसे अपनी खूबसूरती पर जरा भी घमंड नहीं था। बहुत बारीकी से देखा है तुमने उसे? देखने के अलावा और कर भी क्या सकता था? लड़के ने बुरा सा मुंह बनाया। आखिरी बार उसे कब देखा? कल ही, महादेव के साथ जा रही थी, तभी मेरा झगड़ा हुआ। उसके बाद रात को नहीं लौटे। मैं तो उसकी राह में पलके बिछाए रहा। सोचा एक नज़र जी भरकर देख लें तो चैन की नींद आएगी। महादेव भी उसके बाद नहीं लौटा? नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं लौटा। कोई और बात बता सकते हो उनके बारे में? नहीं। महादेव से और कौन कौन मिलने आता था? मैं तो सिर्फ अपने काम की बातों से मतलब रखता हूँ, और कोई आता भी हो तो मैं नहीं जानता। लड़के ने उसे देखा। तुम कौन हो? मैं भी उसी लड़की को ढूंढ रहा हूँ, जगमोहन ने बात समाप्त करते हुए कहा। क्यों? वो मुझे भी अच्छी लगती थी। कहने के साथ ही जगमोहन आगे बढ़ गया। जगमोहन के लिए यह नई खबर थी कि महादेव के साथ 3-4 दिन से एक खूबसूरत लड़की रह रही थी, और कल जब वो एक साथ यहाँ से निकले तो न तो महादेव लौटा और ना ही लड़की, और आज महादेव को किसी ने गोली मारकर खत्म कर दिया। गली के कोने में पान वाले की दुकान नजर आई तो जगमोहन वहां पहुंचा। महादेव सिगरेट पीता था। उसे पूरा विश्वास था कि वो महादेव को जरूर जानता होगा। महादेव आज आया? जगमोहन ने छूटते ही पूछा। नहीं, कल आया था, पान वाले ने लापरवाही से कहा। घर नहीं है क्या? नहीं, पहले तो अक्सर घर ही मिलता था, अब तो हवा में उड़ रहा है छोकरी के साथ। पान वाला मुस्कुराया। जगमोहन होठ सिकोड़ कर मुस्कुराया। कहाँ से मारी महादेव ने छोकरी? जगमोहन ने उसे कुरेदा। मालूम नहीं, जब से छोकरी साथ है महादेव अकेला नहीं मिला। मिला होता तो पूछता। पान वाले ने हंसकर कहा। मुझे तो वो छोकरी ही सिरे से पागल लगती है। क्यों? महादेव में ऐसा क्या है जो उसके साथ चिपकी फिर रही है? मर्दों की कोई कमी है क्या? उससे बढ़िया तो तुम हो। जगमोहन ने मुस्कुराकर उसे हवा दी। कोई शक है क्या? जरा भी नहीं। वैसे महादेव को तुमने आखिरी बार कब देखा? जगमोहन ने पूछा। कल दोपहर को। पहले उधर रहने वाले छोकरे से उसने झगड़ा किया। सुना है छोकरे ने लड़की को कुछ कह दिया था। उसके बाद जाते वक्त मेरे से सिगरेट के 2 पैकेट लेता गया था। 800 रुपया हो गया, अभी तक चुकता नहीं किया। सोचा था बोलूँगा उससे, लेकिन लड़की को साथ पाकर मैंने कुछ नहीं कहा। महादेव से मिलने और कौन कौन आता था? मुझे तो ध्यान नहीं, मैंने उसे किसी और के साथ देखा हो। वो तो अकेला ही जिंदगी बिता रहा है। सुना है उसे खून की कोई बीमारी है, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। यहाँ से महादेव कहाँ जाता था, कुछ पता है तुम्हें? मुझे कहाँ पता होगा, लेकिन इतना मालूम है कि जब से वो छोकरी उसके साथ रहने लगी है तब से उसकी जेब में नोट आ गए हैं। उधर स्टैंड से टैक्सी पकड़कर जाता है रोज। टैक्सी? हाँ, टैक्सी स्टैंड कहाँ है? उस तरफ, जरा सा आगे जाकर। जगमोहन टैक्सी स्टैंड पर पहुंचा। कहाँ जाना है बाबूजी? पेड़ की छाया के नीचे चबूतरे पर बैठे ड्राइवरों में से एक ने पूछा। वक्त बिताने के लिए 5-6 टैक्सी ड्राइवर ताश खेल रहे थे। जगमोहन उनके पास चबूतरे पर बैठा और बोला। जाना तो कहीं नहीं, कल दिन में 50-55 बरस के आदमी ने कहीं जाने के लिए टैक्सी ली थी। उसके साथ खूबसूरत लड़की भी थी। पता करना है कि वो कहाँ गए, उन दोनों को कहाँ छोड़ा। आप कौन हैं? एक ने पूछा। मैं उनका रिश्तेदार हूँ, कल से वो मिल नहीं रहे, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। एक ने दूसरे को देखा। कल कोई ऐसी सवारी आई थी? हाँ उस्ताद, 12-1 का वक्त होगा, कश्मीरा लेकर गया था उन्हें। दूसरे ने जवाब दिया। बुला कश्मीरा को। उस्ताद, वो तो सामने वाली दुकान पर पकौड़े खाने गया है, बहुत बुरी तरह उस पर सवार है पकौड़े खाने का नशा। कहने के साथ ही वो हंस पड़ा। साहब जी को कश्मीरा के पास ले जा, उससे बात कर लेंगे। वो जगमोहन को सामने वाली दुकान पर मौजूद कश्मीरा के पास छोड़ आया और कश्मीरा को बता भी दिया कि क्या मामला है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।